हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका जो हम यहाँ पर अपने चैनल में आपका अभिनंदन करते हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ रहे थे और हिंदी का पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम आपको जो है लास्ट इलेक्ट्रिकल सिंबल पढ़ा चुके हैं और इलेक्ट्रिकल सिंबल के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया दोस्तों, वो पढ़ाया हमने सोल्डर वगैरह, वेल्डिंग वगैरह, है ना। अब यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है, पक्का है, आता ही है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर जो आपको एक नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है चालक, अचालक और कुचालक। तो दोस्तों ये टॉपिक अपना में बहुत ही फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और धैर्य के साथ देखिएगा और चैनल को कंटिन्यू हमारे को जो है देखते रहिएगा दोस्तों। और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं कंपटीशन के लिए, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, यूपीपीसी लो, LMRC, DMRC, है ना, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन श्योर है कि 1-2 क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा ही देखने के लिए, एज ए टीज रखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों चलो देरी न करते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, है ना दोस्तों। तो चलो आपका जो है यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक का नाम आपका जो है वो है आपका टॉपिक का नाम, 1 मिनट रुकिएगा, चालक, है ना, चालक, अर्धचालक, है जी, और कुचालक। ये आपके यहाँ पर हम ये टॉपिक लिखा है, चालक, अचालक और कुचालक। अब दोस्तों बहुत बढ़िया चैप्टर अपने आप में, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा चीज़ों को और बढ़िया से देखिएगा, है ना। यहाँ पर कोई डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके बारे में, ये जनरली। तो दोस्तों चालक क्या होते हैं, तो चालक क्या होते हैं दोस्तों, चालक वे पदार्थ होते हैं या वे मटेरियल होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से और बहुत सुगमतापूर्वक आपका जो है प्रवाह हो जाता हो, यानी विद्युत बहुत आसानी से और बहुत ही सुगम रास्ते से जो है आपकी प्रवाहित हो जाती हो, ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं। तो यानी आप समझ रहे हो कि वे चालक जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी जो धारा के मार्ग में प्रतिरोध बहुत कम उत्पन्न करते हैं, उन चालकों को या उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो है अर्धचालक, तो पहले कुचालक पढ़ लेते हैं, कुचालक। तो दोस्तों कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, यानी जिनमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, उन चालकों को कुचालक कहते हैं, है ना, उन चालकों को कुचालक कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चालक के एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, आपका जो है और भी पारा हो गया, है ना, पारा भी आपका चालक है, लेड हो गया। दोस्तों ये जो सारे एग्जाम्पल हैं आपके, ये चालकों के एग्जाम्पल हैं। और अचालक में आप अपना कपड़ा, है ना, सूखा कपड़ा, है ना, कागज, है ना, लकड़ी, है ना, एबोनाइट, है, बेकेलाइट दोस्तों, और आपका पोर्सिलीन। दोस्तों ये जो सारे एग्जाम्पल हैं आपके, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके अंतर्गत आएंगे आपके जो है कुचालक के अंतर्गत। और दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है आपका अर्धचालक। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं या वे मटेरियल होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह चालकों से कम और कुचालकों से थोड़ा अधिक होता है, यानी ये दोनों की मध्यस्थता का काम करता है। जो अर्धचालक है इसमें जो धारा का प्रवाह, जो आपका गुण क्वालिटी का जो होता है वो आपका चालक और अचालक के बीच के मध्य का होता है, यानी इसमें धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, बहुत नगण्य होता है ना। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो दोस्तों इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बताइए कि अर्धचालक कौन सा होगा, तो सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आएगी चालक, अर्धचालक और कुचालक में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस किया जनरली। अब जो है हम आपका यहाँ पर शुरू करते हैं चालकों के बारे में और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, देखिएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं इसे, आप जो है पहले आप यहाँ पर कुचालक लिख लें, है ना, कुचालक लिख लें, पहले चालक पढ़ेंगे फिर आपका कुचालक, लास्ट में अर्धचालक पढ़ लेंगे। कुचालक या अचालक, बात एक ही है ना, कुचालक या अचालक, ये आपका अर्धचालक, है ना, अर्धचालक। दोस्तों यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपका सबसे पहले है आपका चालक। तो चालक हेडिंग डाल लेते हैं ना, चालक के बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो चालक तो हमने बताया है कौन होते हैं चालक, वे पदार्थ, लिख सकते हो आप लिखना है तो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता हो, है ना, बहुत बढ़िया से हो जाता हो, उन पदार्थों को चालक कहते हैं ना।
उन पदार्थों को चालक कहते हैं। इनमें विद्युत जो प्रवाह बहुत आसानी से प्रवाह कर जाएगी, जैसे कि एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है ना। तो लिख सकते हो तो लिख लो, है ना, यदि लिखना चाहते हो तो। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सरलता से होता हो, सरलता से होता हो, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं हम? चालक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? चालक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि सोना, है ना, चांदी, सोना चांदी, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम है, कॉपर, कॉपर, तांबा यानी कॉपर है, टिन, टिन, लेड, लेड, पीतल, 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 है ना, जस्ता, जस्ता। और आपका दोस्तों इसी प्रकार आप बहुत सारे पारा, पारा, और आपका जो है लेड, लेड तो हो गया ना। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो सारे एग्जाम्पल होंगे आपके, है ना, वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? वो आपके चालकों के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो चालक हमने आपको बताया वे पदार्थ जिन्हें विद्युत का प्रवाह सरलता से हो सकता हो, उन्हें चालक कहते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर चालक को जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो चालक दोस्तों यहाँ पर जो 4 प्रकार के चालक आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के देखिएगा, बहुत बढ़िया से देखेंगे ना। ए प्रकार, ए प्रकार, है ना, ठोस चालक, ठोस चालक। तो दोस्तों ठोस चालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो सॉलिड होते हैं, जो वे पदार्थ जो सॉलिड होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह सरलता से हो जाता है, उन चालकों को ठोस चालक कहते हैं। जैसे सोना देखो ठोस होता है, चांदी ठोस है, कॉपर ठोस है, एल्युमिनियम ठोस है, यानी सॉलिड होते हैं। तो इन्हें जो हम बोलते हैं ठोस चालक बोलते हैं। तो लिखवाने की तो मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, तो ठोस चालकों के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल जैसे कि सोना हो गया, पीछे लिखवाया था भैया, चांदी हो गया दोस्तों, है ना, एल्युमिनियम हो गया, है ना, कॉपर हो गया, Cu, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ना टिन वगैरह, है ना, ये आपके लेड वगैरह, ये आपके ठोस चालकों के अंतर्गत आएंगे, है ना, ठोस चालक। दूसरा जो दोस्तों आपका है ठोस चालक के बाद फिर आपका है तरल, फिर गैस, है ना, फिर आपका जो है दूसरे नंबर पर है तरल चालक यानी लिक्विड चालक, तरल चालक। तो दोस्तों तरल चालक क्या होते हैं? वे चालक, वे चालक जो द्रवित अवस्था में होते हैं, जो द्रवित अवस्था में होते हैं और उनमें विद्युत का प्रवाह बहुत सरलता से हो जाता हो, उन चालकों को द्रव चालक कहते हैं। उन चालकों को द्रव चालक कहते हैं। एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम बोल रहे हैं उसे आपको लिख लेना है एज इट इज, और फिर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है आपको लिख लेना, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर लिखवाने में लग जाएंगे तो फिर जो है आपका टाइम जो समय है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आपका वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम जो है चीज़ों को यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पारा, पारा दोस्तों बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? तरल चालक का। तरल चालक का ऐसे Hg से डिनोट करते हैं, Hg, है ना, Hg से डिनोट करते हैं पारा। अच्छा दोस्तों अब जो है नेक्स्ट है दोस्तों आपका सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, जो बैटरी में तेजाब मिलता है ना उसकी बात करनी, कॉपर सल्फेट। फिर आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी आपका लिक्विड होता है और जो इसमें चालक में इसमें जो है धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है ना। और फिर आपका एक और ले लो, बस ये ले लेते हैं ना, ये एग्जाम्पल हो गया ना। तो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका तरल चालक और ठोस चालक, गैसीय चालक, C, गैसीय चालक। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट, ये सभी जो चीज़ें हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गैसीय चालक में दोस्तों वह गैसेस जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता हो, उन गैसों को गैसीय चालक बोलते हैं, है ना। यहाँ पर गैसों में जो विद्युत का चालन होता है, ऐसी गैसें कुछ ही हैं, उन गैसों को हम, जो सारी गैसों में नहीं होते विद्युत का चालन, तो ऐसी गैसों को हम क्या बोलते हैं? आपका जो है गैसीय चालक बोलते हैं। जैसे आर्गन, आर्गन आपने गैस में उसमें देखा होगा, बल्ब वगैरह में आर्गन डलती है, नियोन, नियोन, है ना। ये एग्जाम्पल आपके दोस्तों इसके हो गए हैं, ATC, और भी एक दो है, और भी एक दो है। तो ऑर्गन हो गया और नियोन हो गया ना। यहाँ पर आपका किसकी श्रेणी में आ गई? गैसीय चालक की। अब जो दोस्तों नेक्स्ट है वो है आपका, है ना, जो दोस्तों नेक्स्ट है आपका वो है आपका
सुपर चालक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर चालक। सुपर चालक, तो दोस्तों सुपर चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके तापमान में कमी करने पर उनके अंदर चालकता, यानी उनके अंदर बहुत अच्छी चालकता गुण आ जाता है, ऐसे पदार्थों को सुपर चालक कहते हैं। यानी उनकी नॉर्मल टेम्परेचर पे तो उनमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और दोस्तों जैसे ही आप उनका टेम्परेचर कम करोगे, उनका टेम्परेचर घटाओगे, तो वो एक कंडीशन ऐसी आएगी, उस कंडीशन पर आके वो इतने अच्छे चालक बन जाएंगे कि उनका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका प्रतिरोध, उनका रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा, और उनकी कंडक्टिविटी है ना, वो उसकी बहुत हाई हो जाएगी ना, चालक बन जाएगा, बहुत बेहतरीन चालक बन जाएगा। एग्जाम्पल तो लिख सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनका टेम्परेचर घटाने पर वह बहुत अच्छे चालक बन जाते हैं, ऐसे पदार्थों को सुपर चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा दोस्तों, पारा लगभग इसका जो होता है 4.2 केल्विन होता है। इसका जो होता है दोस्तों 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो है आपका जो सुपर चालक बन जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, चालकता बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा लेड है ना, जो आप बैटरी सेल बनाते हैं दोस्तों, लेड है ना, पारा को HG भी बोल सकते हो यहाँ पर, है ना, HG। तो दोस्तों इसे PBO लेड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। शीशा भी बोलते हैं बेसिकली, पर वो वाला शीशा नहीं जो आप सोच रहे हैं, है ना, ये वाला शीशा यहाँ पे बैटरी, ये टर्मिनल वगैरह बनते हैं, प्लेट्स वगैरह बनते हैं। तो इसका जो दोस्तों होता है लगभग 7.2 केल्विन होता है। 7.2 केल्विन पर ये जो आपका जो है सुपर चालक बन जाता है। कौन? लेड। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा और एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आगे होंगे, आशा करता हूँ ना। तो दोस्तों अब इसे आप यदि कॉपी करना चाहते, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आपका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर चालक को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ सारे चालक जो सोने चांदी इनके बारे में बढ़िया से यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो ना इसे रफ कर देते हैं और अपना जो है नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा। जैसे कि दोस्तों चालक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो चालकों की बात करते हैं हम पहले। 1 नंबर पर चांदी, है ना, 1 नंबर पर अपना चांदी। तो चांदी, तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि चांदी एक चालक है, एक आपका ठोस चालक का उदाहरण है ना, ठोस चालक का उदाहरण है। तो दोस्तों चांदी एक चालक है और ये ठोस चालक का उदाहरण है, और ये इसे ध्यान रखना, ये बेस्ट चालक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा चालक होता है। क्या होता है? चांदी सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अच्छा चालक निम्न में से एग्जाम्पल कौन होता है ना। सबसे अच्छा चालक होता है, कौन होता है? चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एजी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय है ना। इसको है ना एजी से प्रदर्शित करते हैं, है ना दोस्तों। इसको एजी से प्रदर्शित करते हैं आपको, चांदी को, है ना। चांदी को जो हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एजी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, चांदी, अच्छा जी। अब एक चीज और, इसका यूज जो होता है दोस्तों, यूज कहाँ पर होता है इसका यूज इसका उपयोग है ना, इसका उपयोग कॉन्टैक्ट बिंदु है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में, है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में किया जाता है, है ना। कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। और सबसे अच्छा चालक हमने आपको बता दिया। और इसके द्वारा क्या बनाते हैं? आभूषण बनाने में, है ना, ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में यूज किया जाता है, बनाने में इसका यूज किया जाता है। अच्छा,
एक चीज़ और आपके दोस्तों है इसमें, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, इसकी प्रतिरोधकता लिख लेगा, प्रतिरोधकता लिख लीजिए। इसकी प्रतिरोधकता जो दोस्तों होती है वो ऐसी होती है आपकी 1.64 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1.64 10 की पावर -8 मीटर, है ना, ओम मीटर प्रतिरोधकता, ओम सेंटीमीटर, है ना, ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर, है ना। यहाँ थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं ना। थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख लेते हैं, नहीं तो आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा बढ़िया ढंग से ना, तो देखिएगा 10 की पावर -8 है ना, ये मीटर में, इसके तो दोस्तों ओम सेंटीमीटर में, इसकी जो दोस्तों होगी आपकी ओम मीटर में, है ना, ओम मीटर में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो है इसकी जो प्रतिरोधकता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर में होगी, माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हैं। किसमें? माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में भी आपके एग्जाम्पल में जो एग्जाम में देखने को कई बार मिली है, तो आपको जो माइक्रोमीटर में ध्यान देना है इसका। तो दोस्तों इसे माइक्रोमीटर में करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 की पावर -6 ले लो यहाँ से, और यहाँ पे 2 एक तरफ ले लो, है नहीं, इसे कर लो 1.64 10 की पावर -6, और जो 10 की पावर -2 थी उसे नीचे ला के प्लस में 200 हो गया, 2 इधर ले ली। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.0, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 2 अंक बाद लगेगी ना, 164 और 10 की पावर 6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर है ना, आपकी जो होगी माइक्रोमीटर होगी। तो यहाँ पर सब ठीक है ना, सब ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर होगी। यहाँ पर 1 2 यार थोड़ा सा गलत हो गया, देखो यहाँ पर पॉइंट ही आपको यहाँ पर लगेगा, ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, देखो 2 अंक बाद लग गया, 2 यहाँ पर 0 लगा लो, कोई इसका अस्तित्व नहीं 0 लगा लोगे तो ना, तो 2 के बाद यहाँ पर आपकी जो है पॉइंट लग गया, जो माइक्रोमीटर में आपका हो गया। अब जो दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि चांदी के बारे में क्या ध्यान देना है आपको। चांदी की जो गलनांक होता है ना दोस्तों, गलनांक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, गलनांक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका चांदी का कितना होता है दोस्तों, लगभग 960 के आसपास होता है। कितना होता है, 960 डिग्री सेंटीग्रेड, 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 960 डिग्री सेंटीग्रेड, 960 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसका जो डेंसिटी, इसका घनत्व जो होता है, घनत्व इसकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है वो 10.5 होता है ना, 10.5 मीटर के क्यूब, 10.5 होता है ना, 10.5 होता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, इसे आपेक्षिक घनत्व लिख लीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व। या अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 10.5, टेम्परेचर इतना हो गया। और ये तो रेजिस्टेंस तो आपकी इसकी जो प्रतिरोधकता है वो तो आपकी कई बार जो है एग्जाम में एज इट इज पूछी गई है। और इसका जो लगभग परमाणु क्रमांक होता है मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है आपका 47 होता है, 47 परमाणु क्रमांक, है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो आपको जैसे सुधार लेनी है ना। परमाणु क्रमांक मुझे थोड़ा डाउट है, परमाणु क्रमांक में इसकी परमाणु क्रमांक जो होता है इसका लगभग 47 होता है ना, 47। थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो चालक, इसका जो चांदी है, चांदी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। सबसे अच्छा चालक है, और ये तन्य है, तन्य है यानी इसके तार खींचे जा सकते हैं, है ना। ये तन्य है, तन्य भी होता है, क्या होता है तन्य, तन्य और आघातवर्धनीय, है ना। आघात को जो है सहन कर सकता है ना, तन्य टेंसिल होता है और आपका आघातवर्धनीय होता है ना। टेंशन खींच सकते हो आप, इसके तार खींच सकते हो, है ना, चांदी के। और इसे जो है पीट के इसकी चादर वगैरह बना सकते हो, है ना। तो ये इसमें जो गुण होते हैं चांदी में। तो दोस्तों यहाँ पर चांदी का जो आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और यहाँ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है भी थोड़ी सी, जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो दशमलव आपका जो 0.034 शायद 34 या 38 होता है ना। एक मिनट यहाँ पर इसे कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका होता है ना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ताप, है ना, कोफिशिएंट होता है ना, इसे बोलते हैं ताप गुणांक,
ताप गुणांक, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको भी अब थोड़ा सा फोकस करना है। ये आपका जो है ताप गुणांक। तो ताप गुणांक जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 0.0038 यानी 38 ये आपको प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ताप गुणांक है वो हमेशा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड उसका मात्रक होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मात्रक मुझे लगा कि 10 बार तो मेरे सामने आया हुआ है ना। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं ना, इसे यदि आपने कॉपी कर लिया हो तो इसे रफ कर देते हैं और आपका जो है नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसे नेक्स्ट करें। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ थोड़ी सी जो है भूल गए थे, वो आपको पहले लिखनी थी है ना, पर आप यहाँ पर जो है उसे लिख लीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिएगा क्या, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर भूल गए थे कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमें लिखना था चांदी से पहले हमें लिखना था यहाँ पर चालकों के गुण, है ना, चालकों के गुण या चालकों की विशेषताएं, चालक पदार्थों की विशेषताएं, चालक पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ यानी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए चालक पदार्थों में, ये हम लिख लेते हैं। ये पहले लिखना था, चांदी से पहले लिखना था विशेषता, है ना। तो क्या विशेषता होनी चाहिए, पहला नंबर एक सस्ते होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए भाई, कौन, चालक पदार्थ चाहिए। दूसरी बात आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, चालक पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, नहीं कि आप ढूंढते फिर मिल नहीं रहा हो कहीं भी उपलब्ध, इतने मतलब आपके जो ऐसे भी होने चाहिए कि आपको ढूंढ रहे हो आप मिल रहे हो तो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनके तार खींचने योग्य होने चाहिए। तार खींचने मतलब तार बनाने योग्य, है ना, तार खींचने योग्य, तार बनाने योग्य लिख लेते हैं, खींचने योग्य, तार बनाने योग्य, तार बनाने योग्य, वजन में हल्के होने चाहिए, वेट इनका कम होना चाहिए, वजन में हल्के होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा एक और, ये हो गया सस्ते होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, तार बनाने योग्य होने चाहिए, वजन, और चादर बनाने योग्य होनी चाहिए, है ना, चादर, इनकी चादर है पीट के चादर बनाने योग्य होनी, चादर बनाने योग्य होनी चाहिए, बनाने योग्य होनी चाहिए, है ना। प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए इनकी, ये भी गुण इनके अंदर होना चाहिए, जितने प्रतिरोधक कम उतनी बढ़िया चालक। प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए। इसके भी चालकता अच्छी होनी चाहिए, इसके अपोजिट चालकता, है ना, चालकता गुड होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, चालकता अच्छी होनी चाहिए, चालकता अच्छी होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट जो आपके हो चुके हो, एक तो पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लेते हैं यदि कुछ ऐसा है तो। एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं आप, है ना, आपने एक जो है कॉपी कर लिया उसे रफ कर देते हैं ना। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका कौन सा है, सोल्डिंग, है ना, सोल्डिंग यानी टाँका लगाना, है ना, टाँके लगाने योग्य होनी चाहिए, सोल्डिंग योग्य होनी चाहिए ताकि इन पर सोल्डिंग कर सको आप, है ना, सोल्डिंग योग्य होनी चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबल
होने चाहिए। बस यहाँ पर ये आपका चालकों की जो विशेषताएं ये होनी चाहिए आपकी लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो है नेक्स्ट हम जो चांदी के बाद पढ़ते हैं आपका अपना कंटिन्यू जो आपका चल रहा था। दोस्तों कॉपी कर लिया हुआ ना, इसे रफ कर देते हैं, देखिएगा इसे जो हम रफ कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और विश्वास करो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहना है। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका चालक में हम पढ़ रहे थे दूसरे नंबर पे तांबा। तांबे के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने चांदी के बारे में पढ़ा, अब हम तांबे के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों तांबा क्या होता है, तांबा देखिएगा तांबे के बारे में। तांबा प्रतीक होता है इसका Cu, कॉपर है ना Cu। परमाणु क्रमांक होता है 29। परमाणु क्रमांक होता है 29 है ना, 29। और प्रतीक इसका है नहीं, इसका सिंबल होता है Cu से रिप्रेजेंट करते हैं Cu, कॉपर, कॉपर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कॉपर। और आपका इसका ये हो गया। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर, ये जो है आपकी ये जो है चांदी के बाद चालकता के मामले में यह दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। मतलब कहने का क्या हुआ, पहले नंबर पे चांदी है भैया, पहले नंबर पे चांदी है, दूसरे पे कौन हो गया, कॉपर हो गया आपका, कॉपर है ना। तीसरे पे भी बताएंगे आपको, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो प्रतीक ये, परमाणु क्रमांक ये, चांदी के बाद चालकता के मामले में ये आपका दूसरे स्थान पर आता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखिएगा आपका, तार बनाने योग्य होना चाहिए। तार बनाने, मैंने हेडिंग में लिखवाया था आपको, तार बनाने योग्य होना चाहिए, यानी तार बनाए जा सके इनके। दूसरा तन्य होना चाहिए। तन्य मतलब वो तार बनाने योग्य ना, तन्य होना चाहिए है ना। तार बनाने में योग्य है होना चाहिए, नहीं योग्य है ना, ये लिखिएगा योग्य है। और आपका तन्य भी है, तन्य भी है ये आपका, पढ़ लिया ना तांबे के बारे में, तन्य भी है। और आपका परमाणु क्रमांक होगा और इसकी प्रतिरोधकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसको आप क्या करना है, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिरोधकता को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, रो से, ये है ना रो, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता जो है इसकी लगभग कितनी होती है, वो होती है 1.72, 1 यहाँ पर इसे जो है माइनस में मान लेना, 1.72 इंटू जो भी आपको लेना है 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर क्या है, 1.27 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर आपकी है, वो क्या है आपकी, देखिएगा ये आपकी प्रतिरोधकता हुई, इसकी प्रतिरोधकता एक ये भी होती है 1.72 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब देखो मीटर में ले लिया हमने है ना, मीटर, या आप इसे बोल सकते हो 0.0172 10 की पावर का माइनस का कुछ नहीं माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर। तो आपका ये हो गया है ना दोस्तों, ये आपको आशा करते हैं बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और आपका इसमें जो मुझे तो लगता नहीं है कुछ, हाँ अब आपका जो एक दो चीज़ और रह रही है और देख लेते हैं क्या है। जैसे कि इसका जो अपेक्षिक, उसका अपेक्षिक 10.5 था अपेक्षिक घनत्व, इसका थोड़ा सा कम है अपेक्षिक घनत्व, 8.9 है ना। चांदी का अपेक्षिक घनत्व थोड़ा ज़्यादा था और इसका अपेक्षिक घनत्व थोड़ा सा कम है। क्या है देखिएगा, इसका अपेक्षिक घनत्व
आपेक्षिक घनत्व है दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी है इसकी 8.9। और एक पॉइंट यहाँ पर है, क्या है, इसका जो गलनांक है, चांदी का 960 था, चांदी का 960 था, तांबे का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लगभग 1080 के आसपास होगा, लगभग 1080 डिग्री सेंटीग्रेड। 1100 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं 1100 भी लिखा हुआ है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट होगी होंगी और बहुत बढ़िया समझ में आ रही होंगी, है ना। अभी रफ करके एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पर आपको, है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा ना, तो इसे रफ कर देते हैं हम जो है, फिर यहाँ पर एक दो चीज़ और है वो लिख देते हैं दोस्तों। देखिएगा जैसे कि इसका जो इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है उसका, यानी ताप गुणांक जो होता है, ताप गुणांक जो होता वो आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसका कितना था, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना था, हमने आपको बताया था दोस्तों। उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट था आपका 0.0038 है ना, 0.0038, इसका 0.0042, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0042 है ना। ये आप 8 आदमी रखें तब भी काम चल जाएगा। तो 0.0042 टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका थोड़ा सा उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है हल्का सा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो कॉपर कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं ना, इसे रफ कर देते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सारे के सारे जो पॉइंट आपको लिखवाए हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से फोकस करना है और चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते हुए चलना है ना। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, इसके बाद है फिर आपका हार्ड डार्क कॉपर, यानी कठोर कर्षित तांबा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये आपका कॉपर है, कॉपर जो है इसका यूज़ कहाँ होता है, मोटर वाइंडिंग में, घरों की वायरिंग वगैरह में, है ना। कॉन्टैक्ट वगैरह जो आपके होते हैं, कॉन्टैक्टर होते हैं उनमें यूज होता है। पीतल बनाते हैं कॉपर और जिंक का मिश्रण बना करके, है ना। तो आपका बहुत चीज़ों में आपको बर्तन भी बनते हैं कॉपर के, तांबे के बर्तन भी बनते हैं। आपने पहले पुराने बर्तन होते थे, है ना, आपको ये सब चीज़ जो होते हैं आपके जो है तांबे के यूज हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो यूज में आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कठोर कर्षित तांबा जो कॉपर के अंदर ही हमने पढ़ा है ना, इसके दो प्रकार से जो आपका ये कॉपर जो है दो प्रकार से इसका कैटेगराइज कर दिया कॉपर को। कैसे, कठोर कर्षित तांबा, यानी ये जो तांबा होता है बहुत कठोर होता है, बहुत, है ना। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो आपकी लाइन होती है ना, जो आपकी लाइन होती है, जो आपकी 132 kV या 220 kV या इस तरीके से जो आपकी लाइन होती है सभी स्टेशनों में, वहाँ पर कहीं कहीं पर आपका जो है एक कठोर कर्षित तांबा का वहाँ कहीं पर यूज किया जाता है लाइन में, है ना। तो इसका यूज क्या है कि ये बहुत हार्ड होता है और बहुत मजबूत होता है, तो इसकी जो है चालकता भी तुम्हें पता है काफ़ी अच्छी होती है एल्युमिनियम के रेस्पेक्ट में। दोस्तों थोड़ा सा पर ये कॉस्टली महंगा होता है, बस इसमें यही एक कमी है, थोड़ा महंगा होता है ना। और वजन में लगभग एल्युमिनियम से 3 गुना इसका वजन अधिक होता है ना, 3 गुना ज़्यादा इसका जो है वजन अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। चलो हिंदी में लिख लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में किसका, कठोर कर्षित तांबे का। और इसमें जो है लाइन में उपयोग किया जाता है, पर इसमें क्या मिला जाता है, पर इसमें आपको कैडमियम मिला जाता है, इसमें कैडमियम मिलाकर, है ना, कैडमियम मिलाकर। क्यों कैडमियम मिला रहे, कैडमियम इसलिए मिला रहे दोस्तों, कॉपर जो थोड़ा नरम होता है और जैसे इसमें आप कैडमियम मिला देंगे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, हार्ड, है ना। कैडमियम मिलाकर क्योंकि कैडमियम इसको हार्ड बना देता है, हार्ड, है ना, कठोर हार्ड बना देता है, है ना। और लेकिन चालकता थोड़ी घट जाएगी,
चालकता कैडमियम मिलाने से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन चालकता कैडमियम के कारण कुछ घट जाती है, कुछ घट जाती है ना दोस्तों, क्या हो जाती है, कुछ घट जाती है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ समझ में, ट्रांसमिट लाइन में उपयोग किया जाता है कहीं कहीं, और पर इसमें कैडमियम मिलाकर, क्योंकि इसको हार्ड बनाने जो ये इसको हार्ड बना देता है, और लेकिन चालकता कैडमियम के कारण कुछ इसकी घट जाती है, कठोर कर्षित तांबे की। तो दोस्तों यहाँ पर कठोर कर्षित तांबा आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कठोर कर्षित तांबा। और इसके आप कॉम्यूटेटर वगैरह होते हैं, कॉम्यूटेटर के खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, वो भी इससे बनते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लो एक बार, कॉम्यूटेटर पढ़ोगे आप मोटर वगैरह में, कॉम्यूटेटर के खंड यानी सेगमेंट, खंड बनाने में इसका कठोर वाले का उपयोग किया जाता है। है दोस्तों। तो कॉम्यूटेटर के खंड वगैरह बनाने में आप किसका यूज करते हैं, कठोर कर्षित तांबे का यूज यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं कठोर कर्षित तांबे के बाद एनिल्ड तांबा है ना, एनिल्ड तांबा है। तो हमें ये आपका कंप्लीट भी करना है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से करेंगे इसको कवर। अनिल्ड तांबा है ना, अनिली का अर्थ भी लिख सकते हो इसे, अनिलीकृत है ना, अनिलीकृत तांबा। ये कौन सा तांबा होता है दोस्तों, अनिलीकृत तांबा। ये अनिलीकृत तांबा वो तांबा होता है जब मोटर वाइंडिंग वगैरह में जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, वो इस तांबे का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत ही तन्य होता है, और इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, एक जो आपकी रेड कलर की परत चढ़ी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अनिली, है ना, अनिलीकृत, उसी को अनिलीकृत बोलते हैं। उस तांबे उस पर चढ़ी होती है, तो उस पूरे को अनिलीकृत तांबा। तो वो बेसिकली एक इंसुलेशन होता है, वो जो कॉपर के ऊपर होता है वो बेसिकली एक इंसुलेशन होता है लाल कलर का, है ना। वो से क्या काम करता है, मोटर वाइंडिंग में दो तारों को या दो से अधिक तारों को जो आपके हैं उन्हें शॉर्ट करने से बचाता है, वो इंसुलेशन, है ना। तो अनिलीकृत तांबे का यूज कहाँ पर किया जाता है, मोटर वाइंडिंग वगैरह में, है ना, मोटर वाइंडिंग वगैरह में। यह एक तरीके का शुद्ध तांबा होता है ना, शुद्ध तांबा होता है। तो एक चीज दोस्तों आपको याद रखनी है यहाँ पर कि कैडमियम मिलाने से किसी भी जो कॉपर है, तांबा है, उसकी क्या होती है, उसकी जो कठोरनेस बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किसी में मिलाने पर इसकी जो हार्डनेस, कठोरता बढ़ जाएगी कॉपर में, तो कैडमियम, ध्यान रखना कैडमियम, है ना। तो यह शुद्ध तांबा होता है, और इसका उपयोग मोटर वाइंडिंग है ना, अल्टरनेटर वाइंडिंग है ना, अल्टरनेटर वाइंडिंग, जनरेटर वाइंडिंग, है ना। तो इस तरीके से आप जो है फैन वाइंडिंग है ना, जितनी वाइंडिंग आप करेंगे किसी मोटर में, किसी भी कूलर के पंखे वगैरह में, सारी की सारी कौन से वाले तांबे से होते हैं, अनिलीकृत तांबे से आपकी उसकी वाइंडिंग की जाती है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आपका है सोना, तीसरे नंबर पर जो ले लेते हैं हम सोना, है ना। ये तो ए और बी पार्ट उसके चले ना तांबे के, ये बी पार्ट था तांबे का, है ना। ए पार्ट में हमने क्या बता दिया, हार्ड कॉपर, ये आपका बी पार्ट है, अनिलीकृत तांबा, है ना। तो आपने कॉपी कर लिया हुआ, इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर आपका चलते हैं सोने पर, है ना। हम चांदी पढ़ चुके, तांबा पढ़ चुके, और हम सोने पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, बेफिक्र रहो, यहाँ पर आपको इतना अच्छा जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा कि एग्जाम में किसी में भी जाके बैठोगे आप, तो आपको कभी महसूस नहीं होगी कि जो है आपने कुछ चीज़ छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो सब चीज़ पढ़ाई जा रही है इंपॉर्टेंट है, और हम आपको इंपॉर्टेंट ही चीज़ यहाँ पर कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बचा चांदी हो गया, तांबा हो गया, अब यहाँ पर ले लेते हैं सोना, तीसरे नंबर पर सोना। तो दोस्तों ये भी क्या है, ये भी एक लाल कलर का है ना, हल्का लाल कलर का होता है, हल्का लाल कलर का, है ना। एक जो है कठोर क्या है, एक कठोर धातु है, और इसका यूज आभूषणों में बेसिकली किया जाता है, क्योंकि सोने का, है ना। और ये जो है चमकदार है थोड़ा, है ना, चमकदार, लाल कलर का चमकदार धातु है, और इसके तार खींचे जा सकते हैं, लगभग 1 मीटर, है ना। आपका 1 मीटर जो आपके सोने से
आपका 20 मीटर उसकी लेंथ आप लगभग बढ़ा सकते हो, यानी 1 मीटर सोने की कोई वायर है आप 20 मीटर तक खींच सकते हो। इतना ये आपका टेंसिल भी होता है, यानी तन्य भी होता है ना, इतना आपका ये तन्य भी होता है, यानी आप आराम से इसके तार बना सकते हो, खींच सकते हो। तो दोस्तों यहाँ लिखिएगा, यह सॉरी थोड़ा सा हमने इसमें लाल बोले, पीले रंग का होता है ना, लिखिएगा थोड़ा सा ध्यान है ना, यह पीले कलर का होता है, यह पीले रंग का तन्य व आघात वर्धनीय एक तो भंगुर होता है, आघात वर्धनीय। भंगुर तो मतलब अभी यदि आपने उसे देखा है, मतलब इस तरीके से ऐसा मार दिया फर्श पे तो बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और आघात वर्धनीय यदि आपने उसको ऐसा मारे तो वो नहीं बिखरने का, उसी गुण को आघात वर्धनीय बोलते हैं उसके, है ना। और तन्यता उसके तार खींचने की क्वालिटी से तन्यता बोलते हैं। आघात वर्धनीय तन्य एव क्या मूल्यवान धातु है, मूल्यवान धातु है। अच्छा जी, है धातु। अच्छा, प्रतीक, इसका जो प्रतीक है दोस्तों, इसका प्रतीक होता है आपका AU, है ना, AU। AG किसका होता है, चांदी का, है ना, इसका AU। अच्छा, सोने का। अब एक चीज और है ना, इसका उपयोग आभूषण बनाने में, आभूषण ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने में, है ना, किया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता दूसरी होती है, लगभग आपकी होती है उसके 1.64, है ना, आपके किसकी, चांदी की, तांबे की 1.72, और इसके दशमलव, इसकी जो होती है लगभग आपकी होती है थोड़ी सी तांबे से ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.42, है ना, 2.42। क्या है इसकी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, लिख लीजिएगा, है ना। इसकी जो प्रतिरोधकता होगी 2.42 ना, 10 की पावर माइनस का 6 सेंटीमीटर लिख दो, ओम सेंटीमीटर, है ना, ओम सेंटीमीटर, या आप लिख दो 2.42 गुना 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर लिख दो, है ना। या फिर आप लिख दो यहाँ पर, या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 दशमलव, यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिएगा ना, 0.2, यहाँ पर 0.2 इंटू 4 और 10 की पावर 10 का मीटर खत्म इसका ना, क्योंकि माइक्रो में लिखना चाह रहे हैं हम, माइक्रोमीटर। तो 0.0242 माइक्रोमीटर या 2.42, है ना, 10 की पावर माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर, और मीटर में 10 की पावर माइनस के 8, है ना। तो आपको चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। एक चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी कि यहाँ पर, है ना, आपने कोड पे कर लिया, उसे रफ करते हैं, उसे थोड़ा सा और जो है इसे आगे करते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो इसे रफ कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको लिखवाई थी कि 1 मीटर के तार से, 1 मीटर के सोने के तार से, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, इतनी इसकी जो तन्यता होती है, 1 मीटर सोने के तार को, पर इस पर जंग लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्षरण होता है इसका, है ना। 1 मीटर सोने के तार को 20 मीटर तक खींचा जा सकता है, यानी इतना खींच सकते हो, खींचा जा सकता है ना, इतना तक खींचा जा सकता है। अब इसका जो है गलनांक, इसका दोस्तों गलनांक होता है, इसका जो गलनांक आपका होता है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, सोने का गलनांक, चांदी का 960, कॉपर का 1080 और सोने का थोड़ा सा उससे कम, कॉपर से 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक होता है उसका था 38, फिर अगले का 42, इसका 34। ताप गुणांक 0.0034 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया था ताप गुणांक हमेशा मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 1000 बार क्वेश्चन आज आपका किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर सेट में मिलेगा।
चाहे एग्जाम कोई भी हो, है ना। और इसका जो घनत्व होता है आपेक्षिक घनत्व, है ना, इसका एक चीज़ लिख लीजिए, लिख लीजिए आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व जो होता है दोस्तों वो होता है 20.5, है ना, 20.5। और अब इसका लिख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध तो हो गया इसका। तो दोस्तों ये आपका लगभग कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो आपका हम चलते हैं एल्युमिनियम पर। तो एक बात ध्यान रखना, पहले नंबर पे चांदी की वैल्यू दी गई थी, चांदी, दूसरे पे कॉपर, और तीसरे पे आपका जो है चालकता के मामले में सोना। अब लास्ट में जो है वो होगा एल्युमिनियम, लास्ट में एल्यूमिनियम, है ना। तो चालकता का मामला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़िया चालक चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम। ऐसा मतलब नहीं कि सोना महंगा तो सोना, ये गलत हो जाएगा। चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, है ना। तो नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों एल्युमिनियम पे चलते हैं। ऐसा रफ कर देते हैं ना, आपने कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा ना। इसे जो है रफ करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं अपनी एल्युमिनियम पर, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और यदि आपको ये चीज़ें बढ़िया लग रही है हमारी, है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करने में सक्षम हो सकेंगे, है ना दोस्तों। तो आपसे हमारी यही आशा है, यही कामना है कि प्लीज़ हमें जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा बस। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका 4th नंबर पर है वो है एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। तो दोस्तों एल्युमिनियम क्या होता है? एल, प्रतीक, पहला प्रतीक लिख लीजिएगा इसका, प्रतीक। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको आज कि वाइंडिंग में दो ही धातुओं का यूज हो रहा है, एक तो कॉपर, एक एल्युमिनियम। प्रतीक इसका एल, है ना, एल, एल्युमिनियम। तो प्रतीक इसका एल्युमिनियम। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना आपको चाह रहा हूँ कि इसका जो है ना, इसका प्रतीक जो है ये होता है। और एक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि वाइंडिंग में जो आपका है ना, तो दो ही मटेरियल का यूज हो रहा है, दो ही धातु का जो हो रहा है, वो है पहली एक कॉपर, दूसरी है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम थोड़ी सस्ती है कॉपर के एक्सपेक्ट में, थोड़ी सी सस्ती है, और कॉपर से थोड़ी सी हल्की भी है, थोड़ी सी हल्की भी है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये है वजन में हल्की है, वजन में हल्की है, वह कॉपर से सस्ती है, वह कॉपर से सस्ती है। वजन में कितनी हल्की है? वजन में कितनी हल्की है? वजन में कितनी हल्की है? 1/3 ऑफ कॉपर, है ना। वजन में कितनी हल्की है? 1/3 ऑफ कॉपर, है ना, वजन में, यानी कॉपर का लगभग 1/3, कॉपर का लगभग 1/3 है एल्युमिनियम जो वजन में, है ना, वजन की तुलना में। दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे ना, वजन की तुलना में, है ना, वजन की तुलना में। थोड़ा सा यहाँ पर है ना चीज़ों को थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, और राइटिंग में भी थोड़ा सा आपको इशू हो रहा हो तो उसे थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में देखो आपको पता है ऐसा होता है। तो 1/3 होती है आपकी कॉपर की तुलना में ना, याद रखना, 1/3 होती है आपकी कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट है आपका इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक ध्यान रखना, गलनांक कई बार पूछा गया है एल्युमिनियम का, थोड़ा कम है। गलनांक होता है आपका 667 के आसपास, शायद 600 कुछ है, 657 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट इंपोर्टेंट एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, सोना, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है एल्युमिनियम का, सोने का पाई 8.5 या 8.7, अपेक्षिक घनत्व 2.7, कितना दोस्तों? 2.7 अपेक्षिक घनत्व, सॉरी, है ना, 2.7। और जो इसकी जो प्रतिरोधकता है ना, थोड़ी सी जो है क्या होगी, आपके सोने से अधिक होगी इसकी प्रतिरोधकता, है ना, सोने से अधिक होगी इसकी जो प्रतिरोधकता होगी, प्रतिरोधकता जो होगी उसकी 2.42 थी, इसकी 2 आपकी 82 होगी, 2.82, है ना, 10 की पावर माइनस का 6 सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो बाकी दोनों आप निकाल लोगे मीटर में भी और आपका माइक्रोमीटर में भी, है ना। तो इसकी प्रतिरोधकता इतनी होती है। तो आपका जो है ये लगभग आपका एल्युमिनियम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका 5वें नंबर वो है टंगस्टन। हाँ, इसे रफ कर देते हैं ना, आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना।
टंगस्टन। तो भाई टंगस्टन को कौन नहीं जानता, सभी टंगस्टन को जानते हैं। कौन नहीं जानता टंगस्टन को? भाई बल्बों में यूज होता है एलिमेंट के रूप में इसका, है ना। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन यह भी एक जो है धातु है, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? बल्बों में जो एलिमेंट बने होते हैं बल्बों में, है ना, आपका जो है उसमें जो है इसका टंगस्टन का यूज किया जाता है। तो इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका, यानी इतना गलनांक होता है, इतने पे जाकर टेम्परेचर तो गलता है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। इसका यूज विद्युत बल्ब के इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है ना दोस्तों। किसमें किया जाता है? आपका जो है इसका जो है यूज टंगस्टन में विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। दूसरी बात, इसका गलनांक कई बार पूछा गया एग्जाम में, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे फोकस कर लिया करो। इसका गलनांक लगभग होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर टेम्परेचर पे आपका क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, गल जाता है ना, गल जाता है। और इसकी प्रतिरोधकता तो इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी लिख लो। मैंने बताया प्रतिरोधकता आपको शुरू के 4 की ध्यान रखनी है, और टेम्परेचर आपका इसका इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा गया कई बार, क्योंकि बल्ब में होता है ना ये। इसकी प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता दोस्तों होती है, वो होती है आपकी लगभग थोड़ी सी ज़्यादा, है ना, 5.6 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर। तो ये लास्ट वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी सबकी, 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर, बस ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। इसी को आपको फोकस करना है बस, है ना, ओम मीटर। और इसका जो ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक भी एक बार लिख लेंगे आप। ताप गुणांक भी लिख लेंगे एक बार, है ना। ताप गुणांक जो होता है दोस्तों वो 0.0051 है ना, 0.0051। टंगस्टन का ताप गुणांक भी इतना होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना दोस्तों। चलो इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ना। इसमें इतना ही है टंगस्टन में, है ना, यूज इसका हो गया, इसका टेम्परेचर होगा, इसका प्रतिरोधकता होगा, इसका ताप गुणांक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका टंगस्टन का 6 नंबर पे, वो है आपका जस्ता ले लो, पीतल ले लो, बात एक ही है ना। पहले कोई सा भी ले लो, जस्ता ले लेते हैं हम, जस्ता या जिंक, Zn, है ना, जस्ता। तो जस्ता दोस्तों इसके जस्ता का प्रतीक, इसका प्रतीक Zn, है ना। इसे किसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई Zn। इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों, प्रतीक क्या होता है? Zn, है जी, प्रतीक होता है Zn, है ना, प्रतीक Zn। और इसमें जो है और क्या लिखना है भाई, और क्या है इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इसके जो है इसका उपयोग, बस इसमें देखो थोड़ा सी ज़्यादा याद रखना, इसका उपयोग जो आपके पोल वगैरह होते हैं, लोहे के पोल, है ना, जो आपके लोहे के खंभे वगैरह होते हैं ना, लोहे के खंभे, और जो है लोहे की चादर, आदि को जस्तीकृत करने के लिए, क्यों? क्योंकि भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इस पे जंग नहीं लगता, इसीलिए जिंक का यूज जो है, आप जो है लोहे के जो पोल वगैरह होते हैं, ये यानी आप देखो आपका कुछ इसका सिल्वर कलर होता है ना, ऐसे सिल्वर कलर का होता है, ऐसे खंभे वगैरह तो आप जो है इसका लेप करते हो, ताकि आपका वो आपके जंग से डिक्रीज ना हो, है ना, उनका क्षय ना हो, है ना, उनका लॉस ना हो, उनका नुकसान ना हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे जस्तीकृत कर देते हैं, तो खंभे को जस्तीकृत कहते हैं, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका 7वें नंबर पे है आपका पीतल, है ना, इसमें इतना नहीं है बस, चलिएगा। और इसमें एक चीज़ बताओ, इस जिंक का यूज जो है ना आपका, जो आपकी बैटरी वगैरह होती है उनके खोल वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, जिंक का। चलिएगा, चलिए पीतल ले लेते हैं, पीतल, है ना, पीतल 7वें नंबर पे पीतल। तो पीतल कौन नहीं जानता भाई, पीतल मिश्र धातु है। क्यों जी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का मिश्रण है भाइयों, है ना, धातु पर मिश्र धातु है। कैसी धातु? मिश्र धातु। यह मिश्र धातु है। किस किस की मिश्र धातु है जी?
कॉपर और जिंक की। कॉपर कितना है जी, लगभग 60% कॉपर है या 70% और 40% जिंक है, या ऐसे भी लिख सकते हो 70% का रेशो ले सकते हो। जो एग्जाम में आपको दिखेगा उसे आप जो है करेक्ट कर दोगे। पहले तो मोस्टली तो आपको मिल जाएगा 60 और 40 का रेशो है ना, 60-40 का। और जो है इसका क्या यूज है, इसका उपयोग कॉन्टैक्ट बनाने में, इसका उपयोग कॉन्टैक्ट मतलब जो आपके होल्डर वगैरह होते हैं ना, होल्डर हो गया, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, है ना, इनके जो पॉइंट होते हैं ना, इनके जो पॉइंट होते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, आप कॉपर का कंडक्टर, इन कॉपर के तार आप इसमें जोड़ते हो, है ना, उनके यानी उन्हें बनाने में इसका यूज किया जाता है पीतल का, है ना। और पीतल के आपको पता बर्तन वगैरह भी बनते हैं पीतल के, बहुत चीज़ें पीतल की बनती हैं, है ना, पीतल की बहुत चीज़ बनती है। तो पीतल में आपको जो है और क्या याद करना है, मैंने बताया ना, पेच, होल्डर वगैरह, स्विच वगैरह के जो पॉइंट होते हैं, सो है ना, पॉइंट जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, वो बनाने में इसका यूज किया जाता है पीतल का। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका लोहा, है ना, इसे रफ कर देते हैं, इतना ही है बस, ये कंपोजिशन याद रखना आपको बस। अच्छा, लोहा 8वें नंबर पे लोहा। चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा आपको इसे कोऑपरेट करना है। लोहा भैया, लोहा को कौन नहीं जानता भाई, लोहे को सब जानते हैं ना। क्या है प्रतीक देखेगा, प्रतीक Fe, प्रतीक भैया, प्रतीक हो गया Fe प्रतीक है। 26 इसका शायद वो होता है ना, 26 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ऐसा कुछ है ना। अच्छा, प्रतीक हो गया। और आपका इसका जो है, इसका लोहे का यूज, इसका उपयोग टेलीफोन लाइन के जो तार बनते हैं, टेलीफोन लाइन के तार, पोल्स यानी खंबे वगैरह है, और आपका पोल्स है ना, पोल्स या खंबे लिख लो आप, थोड़ा खंबे। और आपका 1-2 एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसके लोहे के, है ना। और आप देख सकते हो ना, लोहे की चादर भी बनती है, कहीं कहीं लोहे की चादर भी डलती है, लोहे की चादर, है ना, आदि बनाने में किसका यूज किया जाता है, आपका Fe का, यानी लोहे का। अच्छा जी, अब इसका जो है, इसमें इसका जो एक चीज़ ज़्यादा आपको याद रखनी है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, यह प्रतिरोधकता, इसका विशिष्ट प्रतिरोध वो आपका क्या होता है, 8 गुना होता है कॉपर की तुलना में। कितना होता है प्रतिरोध, 8, एक मिनट इसे 8 गुना होता है ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, कॉपर के कंपेयर में, है की तुलना में। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को, जो आपका लोहा प्रतीक ये होगा, इसका उपयोग हमने बताया टेलीफोन लाइन वगैरह के तार, खंभे में, लोहे की चादर में। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो आपका कॉपर की तुलना में लगभग 8 गुना होता है ना। अब नेक्स्ट जो है आपका उस पर चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आपका GI वायर, है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। तो 9 नंबर का आपका इसे कॉपी की तरफ करते हैं, आपका जो है GI पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, आशा करते हैं आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आ रही होगी, और जो है यहाँ पर बढ़िया से पढ़ना है। GI वायर मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन वाला वायर, है ना, जो गैल्वेनाइज यानी जिसे जस्तीकृत कर दिया हो, जिस आयरन के तार को, कॉपर के तार को, लोहे के तार को, जिसे हमने क्या कर दिया, जस्तीकृत कर दिया, ऐसे तार को हम बोलते हैं GI वायर, है ना। तो GI वायर का यूज आपको पता है कहाँ किया जाता है, इसका यूज जो किया जाता है ओवरहेड लाइनों में, टेलीफोन लाइनों में और अर्थ वायर में, इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग बस उपयोग याद रखो, इसका उपयोग, है ना, टेलीफोन लाइन में, है ना, अर्थ वायर में, और आपका और भी बहुत जगह इसका यूज होता है GI वायर का। और GI का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI का जो मतलब होता है दोस्तों, है ना, GI का मतलब होता है जस्तीकृत
जस्तीकृत आयरन, है ना, जस्तीकृत आयरन। तो ये आपका कंप्लीट जीआई वायर। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका 10 नंबर पे। बस इसमें इतना ही काफ़ी है और इतना ही आने वाला है कि आपका जीआई वायर का कहाँ यूज होता है, टेलीफोन जो लाइन है उनके तार और आपका अर्थ वायर वगैरह में। 10वें नंबर पर जो आपका है वो है आपका जर्मन सिल्वर। क्या है? जर्मन सिल्वर। 10वें नंबर पर जर्मन सिल्वर। और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, है ना। जर्मन सिल्वर क्या गलती करते हैं बताता हूँ, देखिएगा। जर्मन सिल्वर की बात हो रही है, कॉपर और निकिल और एक चीज़ और होती है इसमें, कॉपर निकिल और आपका जस्ता, इसमें 3 चीज़ होती हैं। और वहाँ पर आपको जर्मन सिल्वर भी एग्जाम में देगा क्योंकि सिल्वर का कंपोजिशन भी होता है इसमें, तो बच्चा बस वही गलती कर देगा और आपका सिल्वर वाले जो आपका ऑप्शन है वो है आपका जो है क्लिक कर देगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें याद रखना क्या कि कंपोजिशन किस किस का कंपोजिशन है, संगठन किस किस का है इसमें, संगठन किस चीज़ का मिलन है इसमें, कॉपर, निकिल और जिंक। कॉपर लगभग 60%, निकिल लगभग 20%, 20 है और जिंक थोड़ा कम है ना। निकिल आपका लगभग, कॉपर 60%, निकिल 15%, निकिल 15% और ये आपका बाकी कितना बचा, 25% है आपका ये बचा। तो ये आपका इसका कंपोजिशन है, कॉपर, निकिल और जिंक। सिल्वर नहीं है, ध्यान रखना, सिल्वर देगा ऑप्शन में वो आपको वहाँ पे, और आप सिल्वर पे ही कनेक्ट कर दोगे और आपका क्वेश्चन का जो आंसर वो गलत हो जाएगा जर्मन सिल्वर के लिए, है ना। यूज क्या किया जाता है इसका, यूज जो आपका कॉन्टैक्ट मैंने पॉइंट बताया था पीतल के, वो जर्मन सिल्वर के भी बन सकते हैं आपके, कॉन्टैक्ट पॉइंट होल्डर वगैरह के, सॉकेट वगैरह के, कनेक्टर के, है ना, वो इसके भी बन सकते हैं आपके, है ना। तो दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट जो है आपका वो है, तो इसका भी यूज आप लिखना चाहते हो लिख लो, है ना। यूज क्या है, उपयोग कॉन्टैक्ट पॉइंट में बनाने में ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में। अब नेक्स्ट जो है आपका वो आपका लेड यानी शीशा से टफ कर देना। चलो आप ये तुरंत हाथ जो है इसे लिखते रहिए नोट्स में अपने और चीज़ों को नेक्स्ट चलते रहिए ना। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी और बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती होगी, अब आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से फिर हम कहेंगे हमें जो मोटिवेशन मिलेगा और हम काम करने में थोड़ा सा और अच्छे ढंग से आपके सामने चीज़ों को लाने में सक्षम हो सकेंगे, है ना। तो दोस्तों आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ताकि जो हम आपके लिए ये सब चीज़ें इकट्ठा कर सकें और आपको जो है अच्छे से अच्छी चीज़ मुहैया करा सकें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हम समझाने के और ये मेथड नए यहाँ पर लाएंगे। तो दोस्तों लेड के बारे में पढ़ेंगे, प्रतीक इसका पीबी होगा, इसको शीशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको शीशा भी बोलते हैं दोस्तों, शीशा। पर वो शीशा नहीं घर में जो चेहरा देखते हैं, ये शीशा दूसरा वाला शीशा है ना, लेड। अच्छा जी, अब इसका उपयोग है ना, लेड पीबी प्रतीक हो गया, इसका प्रतीक तुमने पीबी लिख दिया, खैर आपको नजर आ रहा होगा। इसका यूज है ना, इसका यूज देख लेते हैं। लेड एसिड बैटरी में प्लेट बनाने के लिए लेड, है ना, प्लेट बनाने के लिए। और आपका जो है जो आपका केबल होता है ना, केबल, उसमें एक जो है उसमें एक आपकी सीट होती है, सीट वो भी लेड की होती है ना। जो आपका अंडरग्राउंड केबल होते हैं ना, है ना, अंडरग्राउंड केबल जो होते हैं ना, अंडरग्राउंड केबल में एक सीट होती है, वो नमी को रोकती है, वो किसकी होती है, लेड की। केबल में सीट के रूप में है ना, वो क्या क्या काम करते हैं, वो लेड जो है, जो इसकी लेड की होती है, वो नमी को रोकती है, यानी जो आपकी नमी है वो अंदर न जा सके ना, कंडक्टर पर अंदर न जा सके। तो दोस्तों आपका लेड हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका मैग्नीन 12वें नंबर पे रफ कर देते हैं ना, इसे रफ कर देते हैं मैग्नीन, है ना, मैग्नीन 12वें नंबर पे है आपका मैग्नीन। तो मैग्नीन कॉपर निकिल और आपका कॉपर निकिल, मैग्नीन में आपका होता है कॉपर निकिल और आपका मैग्नीज, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, इसका किस किस का कंपोजिशन है, संगठन इसका क्या है, ये इनके संगठन पूछे जाते हैं मैग्नीन वगैरह के, कॉपर निकिल और आपका मैग्नीज, है ना, मैग्नीज। तो कॉपर कंपोजिशन इसका, इसमें कॉपर होता है आपका 84 और मैग्नीज 12,
कॉपर 84, कॉपर 84 और मैग्नीज 12, मैग्नीज 12, 12 4 2 4 6 4% आपका ये बचा निकिल। तो इसका कंपोजिशन ये हो गया 84 ये आपका ये, और मैग्नीज आपका 12%, निकिल आपका 4% होता है मैग्नीन के संगठन में। अब मैग्नीन का यूज क्या है दोस्तों, इसका जो यूज है ना दोस्तों, वो आपका रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर उन्हें बनाने में, नहीं आपका प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या करना है, प्रतिरोध बनाने में, प्रतिरोध बनाने में, प्रतिरोध बनाने में, क्या करने में जी, प्रतिरोध बनाने में जी। अच्छा जी, अब देखिएगा प्रतिरोध बनाने में इसका यूज हो गया मैग्नीन का। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है यूरेका, यूरेका है ना, अभी सर आप कर दिया ना, नेक्स्ट चलते हैं यूरेका पर, 12 नंबर पर यूरेका। दोस्तों देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड तो यानी भाई स्लाइड करिए और ऊपर है ना, तो दोस्तों अभी थोड़ा टाइम लगेगा सब चीज़ों को मैनेज करने में, और जो है चीज़ें सब मुहैया कराएंगे, ऐसी बात नहीं, सब चीज़ें आपको मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड भी आएगा, पर अभी थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो अभी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे ही अपने पास चीज़ें हो जाएंगी, हम जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे ये सब क्लासेस चलाया करेंगे। आप बेफिक्र बेचिंत रहिए और चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने काम को और बढ़िया ढंग से करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों निकिल और आपका जो है तांबे का मिश्रण होता है यूरेका, किसका, निकिल और कॉपर का मिश्रण होता है, किसका, निकिल और कॉपर का, इसे बोलते हैं यूरेका ना। निकिल कितना % होता है, निकिल लगभग आपका 40%, और कॉपर लगभग आपका 60%। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं क्या, यूरेका है ना, यूरेका। अब इसका यूज भैया, इसका यूज भी आपका रेजिस्टेंस बनाने में होगा। क्या करने में यूज होगा इसका भी उपयोग जो है ना, इसका भी उपयोग करना होगा प्रतिरोध बनाने पर। कैसे प्रतिरोध बनाने में, जिनका प्रतिरोध बढ़ाने पर, यानी इनके प्रतिरोध बढ़ने पर इनके उष्मा जो है, इनसे उष्मा पैदा नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे प्रतिरोध होते हैं कि इनसे उष्मा यानी हीट पैदा नहीं होती है ना, इनसे आपकी हीट उत्पन्न नहीं होती है ना। ये ऐसे प्रकार के प्रतिरोध हैं, ये ऐसे प्रतिरोध हैं, ऐसे प्रतिरोध बनाते हैं इनसे। उष्मा जो है आपकी जो है क्या होती है, वो पैदा नहीं होती है ना, उष्मा पैदा नहीं होती। बस यूरेका के बारे में इतना ध्यान रखना आपको। मैग्नीन के बाद यूरेका का भी रजिस्टर बनाने में। और जो नेक्स्ट है दोस्तों आपका वो है 14 नंबर पर प्लेटिनम है ना, इसे रख कर देते हैं प्लेटिनम पे चलते हैं अपना, प्लेटिनम है ना। 14 नंबर पर आपका जो है प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम क्या है दोस्तों, प्लेटिनम के बारे में देखिएगा। ये भी एक प्रकार का जो है आपका धातु है प्लेटिनम, और इसका उपयोग जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में किया जाता है ना, इसका उपयोग कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में। नेक्स्ट चलते हैं प्लेटिनम के बाद। आपका जो है फिर पारा ओहो मरकरी, पारा Hg या मरकरी भी बोलते हैं इसको। जो आपके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके पास एक टेम्परेचर मापने का जो यंत्र होता है, उसमें मरकरी बेसिकली मरकरी यूज होती है, उसमें मरकरी होती है ना, उस पारे में उसमें जो पारा होता है ना। तो दोस्तों ये लिक्विड धातु है। ये कैसी धातु है, लिक्विड है ना, द्रवित धातु है। ये द्रव के फॉर्म में होती है, द्रव की फॉर्म में है ना, द्रवित है ना, द्रवित धातु है जी, द्रवित धातु। और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम, इसका उपयोग आपका जो है कुछ आपके एनर्जी मीटर वगैरह होते हैं, उनमें मरकरी से जो आपका एक जो है अलग से डिवाइस होती है, वो मरकरी के टेम्परेचर के विस्तार के कारण ही वो ऑपरेट होती है ना, एनर्जी मीटर में। तो दोस्तों एक ऐसा एनर्जी मीटर होता है आपका। तो एग्जाम्पल इसका थर्मामीटर यानी टेम्परेचर मापने वाला, मरकरी वेपर लैंप में यूज होता है, मरकरी वेपर लैंप जो होता है उनमें यूज होता है, बुकोज रिले में यूज होता है इसको, और इसका फेरेंटी एम्पियर ओवर मीटर में इसका यूज होता है ना। तो आपको याद रखना इसका उपयोग थर्मामीटर में,
थर्मामीटर में, बुक्कोज रिले में, बुक्कोज रिले ट्रांसफार्मर में लगते बताएंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, बुक्कोज रिले में। और आपका एक चीज़ और लिख लेना है मरकरी वेपर लैंप में, मरकरी वेपर लैंप में। तो आपको ये याद रखनी है पारे का। और ये द्रवित धातु, ध्यान देना, द्रवित धातु है ना, द्रव के रूप में होने वाली, जैसे लिक्विड आपका पानी होता है, ऐसी धातु है ना। अच्छा, पारे के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आप अपने नाइक्रोम पर। ओहो, नाइक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाइक्रोम पूछा जाता है, पारा और नाइक्रोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम तो यहाँ जैसे आपको निकल समझ में आएगा, निकिल और क्रोमियम है ना, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण को क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। तो देखिएगा ये जो बनता है ना, इसके बेसिकली एलिमेंट बनाए जाते हैं, एलिमेंट वही बताएंगे आपको, है ना, निकिल और आपका क्रोमियम है ना, नाइक्रोम, नाई निकिल और क्रोम क्रोमियम, दो चीज़ का संगठन है। तो निकिल इसमें लगभग आपका जो होता है दोस्तों, वो होता है 80%, 80% निकिल होता है, 80% निकिल होता है, वो 20% आपका क्रोमियम होता है। ये आपका नाइक्रोम का कंपोजिशन है, नाइक्रोम है ना। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में, जैसे प्रेस में, हीटर में, है ना, एग्जाम्पल प्रेस, हीटर, विद्युत भट्टी है जी। और आपका और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ईटीसी है ना। तो ध्यान देना, जो एलिमेंट बनते हैं ना, वो आपके किसके बनते हैं, नाइक्रोम के बनते हैं, जो विद्युत से आपके ताप का उत्पादन करते हैं, विद्युत प्रवाहित करने में उनको ये ताप जनरेट करने लगते हैं, ताप का उत्पादन करने लगते हैं। ऐसे पदार्थों को जो हम नाइक्रोम बोलते हैं ना, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होते हैं। अच्छा, नाइक्रोम एलिमेंट। और इसका जो गलनांक होता है वो 114 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका दोस्तों गलनांक क्या देखना, गलनांक यानी इतने पर गल जाता है, गलनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पॉइंट हो रहा है आपका इसमें जो है, गलनांक के बाद 1400 से 2500 कर लेना, 1400 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 1400 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड आपका गलनांक होता है नाइक्रोम का। तो कंपोजिशन बता दिया, यूज बता दिया, बस इसमें इतनी आपसे पूछता है ना। तो 17 नंबर पे जो आपका, उस पर चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट इसे करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, है ना। पर आपको ये सब चीज़ें बहुत एग्जाम में जो पूछी जाती हैं और आपको इन्हें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। कार्बन, भाई कार्बन अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक है कार्बन, है ना। और ये आपका अधात्विक पदार्थ है। ये आपका कार्बन क्या है, तो इसे चलो छोड़ो, इसे अर्धचालक में पढ़ेंगे ना, इसे यहाँ पर पढ़ना, इसे यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं ना। चलो इसे नेक्स्ट अर्धचालक में पढ़ेंगे। और आपका जो दोस्तों, आपका जो है, अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है दोस्तों पूरा चालक हमने कंप्लीट कर लिया है। चालक को बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ लिया, सारे के सारे चालक जो एग्जाम की दृष्टि में पूछे जाते हैं, सारे हमने बहुत बढ़िया ढंग से कंप्लीट करें, उनकी प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा है, उनके यूज के बारे में पढ़ा है ना। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों होगा, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी अचालकों के बारे में और अर्धचालकों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा यदि आपने अब तक नहीं किया है। और आपके लिए अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी, उसमें अचालक और अर्धचालक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं।